तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण, जिसको हम उग्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, उदारवादी आंदोलन जो 1885 से 1905 तक चलता है, मतलब उस दौरान कांग्रेस का जो नेतृत्व वही लोग करते हैं। अब उनकी जो समय समाप्त होता है और उससे असंतुष्टि जाहिर करने के बाद कुछ ऐसे दल उभरे जो कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ से निकलकर जो उग्रवादियों के हाथ में आता है, और इसको हम उग्रवादी आंदोलन कहते हैं, या इसी को हम दूसरे नाम से गरम दल के भी नाम से जानते हैं, जिन दल के नेतृत्व में वह आंदोलन संचालित हुआ। तो हम जानते हैं कि 1885 से 1905 उदारवादी का युग था, और उदारवादी अपने आप को सफल मान रहे थे, और उनकी सफलता एक ये थी कि 1892 में एक सुधार काउंसिल अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम के द्वारा भारतीय नेताओं को कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न तो उनको काउंसिल में जाने को अधिकार मिला, न ही आम जनता को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। और दूसरी ओर भारतवासी अब ये समझने लगे थे कि उदारवादी आंदोलन के प्रार्थना निवेदन और मांग पत्र जैसी वाली जो भिक्षावृत्ति आंदोलन है, उससे भारतीयों को कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो देश में लगातार असंतोष फैल रहा था, और राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नवीन वर्ग का उदय हो रहा था, जिन्हें उग्रवाद कहा गया। और इनका उद्देश्य अब थोड़ा सा बदल गया। इनका उद्देश्य अब क्या हो गया? इनका उद्देश्य हो गया स्वराज्य हो गया। देखिए, हमने पढ़ा कि उदारवादी आंदोलन ऐसे कोई स्वराज्य या स्वतंत्रता की मांग नहीं करते थे, और ये जो स्वराज्य का जो इनका मांग ये हुआ तो 1905 बंगाल के विभाजन से और ज्यादा जोर पकड़ा, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1907 के आते आते कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो जाता है। 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और वहीं से कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादियों के हाथ से निकल कर वह जो है गरम दल के नेताओं या उग्रवादियों के हाथ में आ जाता है, जिनमें प्रमुख 3 नेता सामने आते हैं। उसको हम जानते हैं। एक था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, दूसरा ये है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है बिपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। ये अग्रणी क्रम के नेता थे इस आंदोलन के, और चूंकि इन नेताओं ने सरकार के विरोध में जो आंदोलन चलाया उसे ही हम उग्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा उग्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि। अब आइए हम देखते हैं कि उग्रवादी आंदोलन के कारण क्या थे, किस कारण से ऐसा आंदोलन भारतीय राजनीति में हमको अपनाना पड़ा, उसको हम सिलसिलेवार से देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है 1892 के एक्ट से असंतोष। देखिए, ये जब उदारवादियों की एक प्रमुख मांग थी काउंसिल में सुधार करने के लिए, उनके मांग के फलस्वरूप एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में कोई विशेष अधिकार भारतीयों को नहीं मिला, और न ही जनता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार मिला। ऐसे स्थिति में जो नए तबका उभर रहा था नेतृत्व करने के लिए, उन पर असंतोष का उभरना स्वाभाविक था। दूसरा कारण यह है कि आर्थिक शोषण। हम जानते हैं कि अंग्रेजों की नीति या उनकी आर्थिक नीति हमेशा अंग्रेजों के हित में ही रही है। जो भी उद्योग धंधे, रेल, फैक्ट्री यहाँ लगाए जा रहे थे, वो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए लगाया जा रहा था, और उनके उस नीति से यहाँ पर लगातार दरिद्रता और जनता में गरीबी का जो दर है बढ़ता जा रहा था। उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे। जैसे उस समय तत्कालीन अर्थशास्त्री हमारे भारतीय इतिहास के आर सी दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का
नीति का शोषण का बहुत विस्तृत अध्ययन किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी जो नीति है या भारत की जो गरीबी है, भारत की जो आर्थिक अवनति हो रही है, उनके मूल में अंग्रेजों की आर्थिक नीति है जो कि पूर्णतः दोषपूर्ण नीति थी। तो उससे क्या है, उसी नीति के फलस्वरूप भारतीयों में, शिक्षित भारतीयों में जो बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी, उसके लिए उन विद्वानों ने केवल अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियों को ही उत्तरदायी माना। इसलिए अब उन पर आरोप लगाए गए उदारवादियों पर कि उदारवादी उस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं, उनका नेतृत्व लगातार जो है अक्षम होते जा रहा है। तीसरा कारण हम ये देखते हैं उग्रवादी आंदोलन उत्पन्न होने का, वह था अकाल। तो उस समय भयंकर अकाल पड़ा जिस समय उदारवादियों के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व था। इसका ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं जो 1896 से 97 की सरकार की जो उदासीनता थी उसमें, और विशेषकर जो पूना में प्लेग फैला 1899 में, तो उस प्लेग के कारण बहुत से लोग बीमारी से मर रहे थे और अवर्षा की स्थिति से लगातार अकाल पड़ रही थी। और दूसरी ओर सरकार उस परिस्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष जोर नहीं दे रही थी। तो उससे उदारवादी नेता की जो दिशा है, कार्य करने की दिशा है, उसको सही नहीं माना गया। और जो नए वर्ग के लोग जो चेतना पैदा करने जा रहे थे, उनको लगा कि ये उदारवादियों की ये नीति भी उसके लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि अंग्रेज लोगों की नीति उत्तरदायी है। तो और इसी तरह हम देखते हैं जो प्लेग फैला, अकाल के बाद जो प्लेग फैला 1899 में पूना में, उसमें लाखों लोग मर गए। और दूसरी ओर जो वहाँ का जो कमिश्नर था जिसको रैंड्स के नाम जाना जाता था, और उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर एक जो उग्रवादी नेता भारतीय इतिहास का, उसका नाम था दामोदर चापेकर, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने की जो घटना थी उसको तिलक जो अग्रणी क्रम के नेता थे, उन्होंने अपनी केसरी में उसको उचित बताया। तो इससे अंग्रेज लोग नाराज होकर के चापेकर बंधु को मृत्यु दंड देते हैं, और जो तिलक है उनको भी दोषी पाया जाता है कि तिलक ने जो ऐसा लेख लिखा जिससे वह युवक उत्तेजित होकर के इस तरह की घटना को अंजाम दिए। और इस बीच उदारवादियों ने कोई विशेष काम नहीं किए, और उससे उदारवादियों से लगातार उसका जो है मुंह भंग होता गया। चौथा कारण हम ये देखते हैं इस आंदोलन के उदय के, वह हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं इस दौर में जो 1893 है, जहां पर शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसमें भारत से स्वामी विवेकानंद ने वहां पर अपना विश्व प्रसिद्ध व्याख्यान दिया, और वहां पर उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया। तो उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्रता आवश्यक है, और स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए जो उदारवादी दल है उतनी विशेष जोर नहीं लगा रहे हैं। तो उदारवादी नीति से ऐसे सभी लोग असंतुष्ट थे, और ये माना गया कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना तभी हो सकेगी जब हमको स्वतंत्रता मिलेगा। और स्वतंत्रता उदारवादी नीति की जो निवेदन की नीति है उससे हमको प्राप्त नहीं होगी। और स्वतंत्रता हमें तब आएगी जब हमको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा, और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने को नए सिरे से, नए तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। ये बात स्थापित हुई, और ये जो है उग्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में एक विशेष कारण बना। और पांचवी कारण है विदेशी घटनाएं। तो उस समय विदेश में कुछ ऐसी स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी जो भारत में भी भारत के युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया कि विदेशी दासता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। जैसे हम इस कुछ घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। 1895-96 उसी समय में 1895-96 में इटली और अबिसिनिया का युद्ध चल रहा था। इसी दौरान यह भी देखने को मिला कि 1898 में स्पेन और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा था। और ये घटना होती है 1899 में बोअर युद्ध चल रहा था। बोअर युद्ध ये जो है 1899 से 1902
2 तक चला। तो इसमें अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए जो बोअर प्रजाति के लोग थे दक्षिण अफ्रीका, वो संघर्ष कर रहे थे। और इसी में हम ये और देखते हैं कि 1899 से 1 में बक्सर विद्रोह चला, जो भी ये भी विदेशी ताकत को अपने देश से बाहर करने का आंदोलन था और इसमें उनको लगातार सफलता मिल रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1905 की जो रूसी क्रांति है और 1905 की रूस और जापान की युद्ध, जिसमें रूस जैसे शक्तिशाली देश को एक छोटे से देश जापान ने पराजित कर दिया था। तो इन घटनाओं से भी भारतीयों को विशेष बल मिला और ये जो है उनको लगा कि अब हम संघर्ष के द्वारा ही अपनी स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि उनका शुरू में उद्देश्य था। और उनको ये भी लगा कि इन घटनाओं से उदारवादी लोग कोई प्रेरणा नहीं ले रहे हैं, केवल अपनी आवेदन की नीति चला रहे हैं। तो इसलिए भी उग्रवादी लोग उनकी जो नेतृत्व है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और ये आगे बढ़ते हैं। और एक अगला काम और हमको देखने को मिलता है, योग्य नेताओं का उदय। योग्य नेताओं का उदय। उसी समय एक नए वर्ग का उदय हो रहा था, जो शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान वर्ग के लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, है ना। और ये तिलक ने अपने जो प्रसिद्ध है पत्रिका, जो जिसको केसरी और मराठा कहते हैं, उसके माध्यम से अंग्रेज की नीतियों को उजागर किया, सरकारी अत्याचार से जनता को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने उदारवादी नेताओं की जो काम करने का शैली था उनको भी अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के सामने रखा और इससे धीरे धीरे उदारवादियों के प्रति भारत की जनता की और जो योग्य नेतृत्व था उनका जो सोच है जो है बदलते गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवादियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। सातवीं कारण हम एक देखते हैं, अंग्रेजों की निरंकुश नीतियां। अंग्रेजों की निरंकुश नीतियां, इसके कारण भी उग्रवादी आंदोलन आगे बढ़ा या भारत में इसका उदय हुआ। जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन अपनी निरंकुशता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। उससे पहले लैंसडाउन भारत के गवर्नर जनरल था, ये था 1884 से 94, 1884 से 94 तक यह निरंकुश था। इनकी जो भी नीति होती थी अंग्रेजों के हित को ध्यान में रखकर इन्होंने भारत में शासन करने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरा जो आया वो एल्गिन था। एल्गिन की नीति भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रियावादी थी। 1894 से 1898 से 98। तो इनकी नीति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कहता था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और भारत में तलवार के बल पर ही शासन स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद जो आता है कर्जन, तो कर्जन बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियावादी नीति था। भारतीयों के चरित्र पर बहुत शंका करता था ये और भारतीयों को शासन के लायक नहीं समझता था। और इनका जो सबसे बड़ा जो उत्तेजना पूर्व कार्य था भारतीयों के लिए वह था 1905 के बंगाल का विभाजन। और उसी समय जब अकाल हो रहा था भारत में तो इन्होंने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आर्थिक व्यय हुआ। और साथ ही 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया तो इस अधिनियम से भी विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, उन पर अंग्रेजों का जो अधिकार है ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ पर जो उग्रवादी आंदोलन चरम स्थिति में आ जाती है इनके कृत्य से 1905 के बंगाल विभाजन से। और इनके लिए उग्रवादी नेताओं ने उदारवादियों की नीति को ही उत्तरदायी माना, क्योंकि ये लोग इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे थे। इसके इतने घटनाएं होने के बाद भी वे केवल आवेदन निवेदन की नीति को अपना रहे थे। तो इस स्थिति में उनका उनसे मुंह भंग होना स्वाभाविक था। और अंतिम यही इनका कारण बना बंगाल का विभाजन। तो इस बंगाल के विभाजन को हालांकि कर्जन ने प्रशासनिक व्यवस्थापन बताया, लेकिन उस समय के जो नौजवान युवा पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग ये समझ गए कि भारत में जो अंग्रेजों के प्रति जो असंतोष है और उस असंतोष के खिलाफ जो भारत में जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही, उस राष्ट्रीयता की भावना को विभाजित करना था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ इनकी एकजुटता जो है कम हो जाए। तो इस कारण से उग्रवादी आंदोलन भारत में अपना संचालन कर पाए। इन कारणों से उसकी उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार
बंगाल इसमें भारत में जो आंदोलन चलता है उग्रवादी आंदोलन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किया उसको आगे बढ़ाने का बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ और जिसके लिए कर्जन को उत्तरदायी माना गया। तो बंगाल के विभाजन के समय हम देखते हैं कि जो आंदोलन चला उसमें एक भारत में एक लहर पैदा हो गया। बहुत से उस समय सभा किया गया 1903 में मैंने बंगाल के विभाजन से पूर्व ही आप 1903 से 1905 तक अकेले 200 सभाएं की गई उग्रवादियों के द्वारा। साथ ही इसमें बहुत से विद्यार्थियों की भागीदारी अब सुनिश्चित हो गई। विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित होने से उस समय के जो लेखक थे, लेखक, कवि, पत्रकार, पत्रिकाओं और प्रेस के माध्यम से इन घटनाओं को उजागर किया। साथ ही साथ अब आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ तो इसमें 3 नई बात उभर कर हमारे सामने आती है। वह था स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार की राजनीति और शासकीय दुकानों पर धरना। तो ये देखो, ये 3 बातें जो उभर कर आती है एकदम नई बात है, जो ये हमको उदारवादी आंदोलन में देखने को नहीं मिलता। पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक इस आंदोलन का प्रचार हुआ और उसी समय मिंटो वायसराय बनकर आता है और उदारवादियों का पक्ष लेता है और कांग्रेस को अपने उनसे अलग करने का प्रयास करता है। फिर भी 1908 में जो समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया, उस समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दी गई। उसके बाद भी तिलक ने अपने संपादन करता रहा और तिलक को इस अधिनियम को उल्लंघन करने के आरोप में 6 वर्ष का कारावास दे दिया जाता है। तब इस वर्ग का जो उग्रवादी नेता के जो अग्रिम पंक्ति के नेता थे या उनके जो समर्थक थे काफी भारत में उग्र हो गए और यह आंदोलन अपने वास्तविक रूप में आ गया। और अंत में जब ये आंदोलन चलता है तो हम देखते हैं कि 1905 के बाद ये लगातार ये आंदोलन जो है चलता रहा और अंत में 1911 में बंगाल के विभाजन से जो आंदोलन तीव्र रूप पकड़ा था उसको 1911 में रद्द करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उग्रवादी आंदोलन ने अपने बहुत ही सफल आंदोलन कही जा सकती है तत्कालीन समय में। हालांकि उसको अंग्रेजों के द्वारा उस आंदोलन को दबाने का बहुत प्रयास किया गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन का आखिर महत्व क्या हुआ, क्या परिणाम निकले हमारे भारतीय इतिहास में। तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इसका यह है कि इन्होंने एक हमको नया पाठ पढ़ाया। वह पाठ था स्वदेशी का पाठ। भारतीय जनता इससे परिचित नहीं थी पहले स्वदेशी का। स्वदेशी के बाद बहिष्कार की जो राजनीति, एक नया पाठ हमको भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह है कि इसी आंदोलन से आगे की जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला, स्वतंत्रता की बीज या बीजारोपण कह सकते हैं इसको, ये नई बीजारोपण पड़ती है जो आगे जाके स्वतंत्रता के वृक्ष के रूप में 1947 तक हमको देखने को मिलता है। 1900 या जो गांधी युग आता है उस आंदोलन में हमने जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। और दूसरी बात है देश की राजनीतिक और जो प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ जनमत तैयार किया। पूरे जनता को इस आंदोलन ने ये बता दिया कि अंग्रेजों की नीति के माध्यम से कैसे राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न का सामना देश को करना पड़ रहा है। और अंत में 1905 के विभाजन को रद्द करना पड़ता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था। 1911 में उसकी घोषणा करनी पड़ती है जो 1912 से लागू हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आंदोलन भारतीय आंदोलन को एक नया आयाम दिया जिसको हम उग्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब ये देखते हैं कि इस विषय पर यानी इस प्रकरण पर हमारे परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से किस प्रकार है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि उग्रवादी नीति का कार्यक्रम की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, उग्रवादी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, उग्रवादी आंदोलन के महत्व, कारणों और इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए वर्णन कीजिए, या एक ऐसा उग्रवादी आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और इतना पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि हम ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखें। धन्यवाद।